दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर करती है। जिस देश की सेना शक्तिशाली होती है उस देश का दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो अगर देश की सेना ही आपस में लड़ने लगे, खुद के लोगों की खून की प्यासी हो जाए। जरा सोचकर देखिए कि वहां रह रहे लोगों का क्या हाल होगा। ऐसा ही खतरनाक मंजर हमें बीते दिनों सूडान में देखने को मिल रहा है, जहां पर सूडान की दो बड़ी फोर्सेस के बीच जंग सिविल वॉर की कगार पर पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, सूडान की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच पिछले कुछ दिनों से ऐसी जंग देखने को मिल रही है मानो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया हो। फाइटर जेट से बमबारी की जा रही है, गली मोहल्ले में AK-47 की आवाजें गूंज रही हैं। इंसान क्या, परिंदा भी अपने घर से निकलने से कांप रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां मरने वालों की संख्या 280 के पार पहुंच चुकी है। नौबत ऐसी आ गई है कि सूडान की सारी आंतरिक सीमाएं बंद हो चुकी हैं, जिससे ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सूडान में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों भाई भाई की जान का दुश्मन बन चुका है, और क्या वहां रह रहे भारतीयों को निकालने के लिए हमारी सरकार कुछ कर रही है। जानेंगे ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत से करें तो सूडान अफ्रीकन द्वीप में मौजूद तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, जहां पर बाकी अन्य धर्मों के मुकाबले मुस्लिमों की आबादी 90% से अधिक है। लेकिन आपको बता दें कि जो सूडान में आज आंतरिक जंग छिड़ी हुई है वह कभी एंग्लो इजिप्टियन यानी कि अंग्रेज और इजिप्ट के गुलाम हुआ करते थे, और 1 जनवरी 1956 से पहले यहाँ के लोगों की हालत ठीक वैसी ही थी जैसी कभी गुलामी की जंजीरों में बंधे अन्य देशों की हुआ करती थी। हालांकि 1956 में आज़ाद होने के बावजूद इस देश को आज़ादी राज नहीं आई, और तभी से सूडान में धरना प्रदर्शन, आगजनी और तख्ता पलट का सिलसिला चालू है। अब आलम ऐसा आ चुका है कि इस देश का सैन्य बल ही इसके खिलाफ हो गया है। हकीकत में ये जंग सेना के 2 जनरल के बीच चल रही है, जिसमें से एक सूडान के राष्ट्रपति बन चुके हैं तो दूसरे वहां के उपराष्ट्रपति हैं। इसके बावजूद भी एक दूसरे को बेहतर साबित करने के लिए इन्होंने देश की सेना को आपस में लड़वा दिया है। कभी सूडान की राजधानी के नाम से मशहूर खार्तूम आज वहां जंग का अखाड़ा बन चुका है, जहां क्या दिन और क्या रात 24 घंटे बस गोला बारूद से तबाही मच रही है। हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि खार्तूम के साथ साथ सूडान के अन्य शहरों में भी खाने के लाले पड़ चुके हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। और तो और हद तब हो गई है जब मदद का हाथ फैलाने वाले UN के 3 ऑफिशियल्स को भी इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। ये खबर सुनते ही UN ने सूडान में फूड सप्लाई तक रोक दी है, जिसका खामियाजा वहां के मासूम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, इस जंग की शुरुआत होती है साल 2019 से, जब सूडान की सेना वहां की सरकार पर कब्जा कर रही थी। देखा जाए तो 1993 से सूडान के राष्ट्रपति उमर अल-बशीर, जो कि मुल्क पर गैर लोकतांत्रिक तरीके से कब्जा कर बैठे थे, वहां की जनता वोटिंग मेथड से एक लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहती थी, मगर उमर अल-बशीर को यह पूरी तरह नागवार था और वह उनके खिलाफ उठ रही हर आवाज को सेना की मदद से दबा देते थे। लेकिन बकरे की खाल आखिर कब तक खैर मनाएगी। आखिर राष्ट्रपति को कमजोर देख सेना खुद ही उन पर हावी हो जाती है और उनका तख्ता पलट कर देती है, जिसके बाद से सूडान में आर्मी का राज शुरू हो जाता है। हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से देश चलाने की वहां की जनता की यह आवाज अभी तक दबने का नाम नहीं ले रही। लोग आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं और सेना से 2-2 हाथ कर रहे हैं, जिसमें ना जाने कितने सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तब कहीं जाकर विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत देश में गवर्निंग काउंसिल बनाई जाती है, जिसके मेंबर सिविलियन और मिलिट्री दोनों के लोग होंगे, और इसी काउंसिल के इशारे पर देश चलेगा। समझौते के तहत प्रदर्शनकारियों के नेता अब्दुल्ला हमदोक को सूडान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन अब्दुल्ला हमदोक के लिए यह महज 4 दिन की चांदनी थी, क्योंकि अक्टूबर 2021 में देश में एक बार फिर से सेना का कब्जा हो जाता है। अब आर्मी चीफ अब्देल फतेह अल बुरहान खुद को किसी राजा की तरह वहां का राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं, और वही रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ मोहम्मद हमदान डगलो को सूडान का उपराष्ट्रपति भी नामित किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रैपिड सपोर्ट फोर्स सूडान का अर्धसैनिक बल है, बिल्कुल हमारे भारत की BSF, CRPF जैसे अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह। हालांकि ये सभी हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन सूडान के राष्ट्रपति उमर अल-बशीर ने इस फोर्स का गठन उनके खिलाफ उठ रही
आवाज को मिट्टी में दबाने के लिए किया था। ये माना जाता है कि जुलाई 2023 तक सूडान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने थे और जीतने वाले प्रत्याशी को सत्ता की कुर्सी सौंपी जानी थी। मगर इससे पहले देश में चुनाव होता अब्देल फताह अल बुरहान और राष्ट्रपति मोहम्मद हमदान डगलो के बीच टकराव शुरू हो गया और टकराव की वजह थी सत्ता की वो मलाई जिसे हर शख्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहता है। अब्देल फताह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान डगलो कभी जय वीरों की तरह अच्छे दोस्त थे, लेकिन सत्ता ने इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। आपको बता दें कि ये वही दोस्त थे जिन्होंने साथ मिलकर सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सत्ता से बेदखल किया था। लेकिन आज सत्ता की भूख के बीच इनकी दोस्ती तलवार की तरह लटकी हुई है। दरअसल दोस्तों, कुछ समय से रैपिड सपोर्ट फोर्स को देश के अलग अलग कोनों में तैनात किया गया और उन जगह पर भी तैनात किया गया जहां पर सूडान की आर्मी को होना चाहिए था। और यहीं पर आर्मी के चीफ और सूडान के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल बुरहान को साजिश की बू आने लगती है। ऐसी साजिश जिसके तहत डगलो देश से सैन्य ताकत का सफाया कर रहे थे और राष्ट्रपति बुरहान को धीरे धीरे कमजोर कर रहे थे। दोस्तों, कभी राष्ट्रपति अल बशीर के खिलाफ उठती आवाज को दबाने के लिए तैयार की गई यह फोर्स शुरुआत से ही बेहद खूंखार स्वभाव की थी और अब जंग के दौरान धीरे धीरे इसने न सिर्फ सूडान के तमाम एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, बल्कि उन पर भारी गोलाबारी करके सैकड़ों सिविलियंस का घर भी उजाड़ दिया। आरएसएफ की इसी बढ़ती एक्टिविटी को लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच मतभेद बढ़ गए। राष्ट्रपति बुरहान चाहते हैं कि आरएसएफ सेना के अंतर्गत आ जाए, मगर डगलो को अच्छी तरह मालूम है कि आरएसएफ के सेना में शामिल होने के बाद उन्हें बुरहान के इशारों पर नाचना पड़ेगा और वो इसके सख्त खिलाफ हैं। दोनों राजनेताओं के बीच दोनों सेनाओं को इंटीग्रेट करने की सहमति बनती है, परंतु यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर आरएसएफ और आर्मी से तैयार की गई कंबाइंड फोर्स किसके इशारे पर काम करेगी, इसका चीफ कौन बनेगा। एक तरफ जहां बुरहान इस कंबाइंड फोर्स के कर्ता धर्ता बनना चाहते हैं, तो वहीं डगलो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली देखा जाए तो दोनों को पता है कि जो कोई भी इस कंबाइंड आर्मी का चीफ होगा, सूडान की सत्ता का असली वारिस भी वही होगा। बस यह पूरा मसला इसी सत्ता की कुर्सी के पीछे का है, जिसको लेकर आर्मी और आरएसएफ के बीच जंग शुरू हो गई है, जो कि 14 अप्रैल से पूरी तरह एक्शन में आती है और अब रुकने का नाम नहीं ले रही। इस जंग के ना रुकने के केवल आंतरिक कारण नहीं हैं, बल्कि इसमें पड़ोसी मुल्कों का भी हाथ बताया जा रहा है। जहां एक तरफ देश की आर्मी यानी कि राष्ट्रपति बुरहान को इजिप्ट सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं उपराष्ट्रपति और आरएसएफ के चीफ डगलो को सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये मसला कब शांत होगा यह तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन यूएन इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है और हाल ही में यूएन के महासचिव एंटोनियो ने दोनों राजनेताओं को इस वॉर को लेकर चेताया है और उन्हें शांतिपूर्वक इसे ख़त्म करने के लिए बात करने को कहा है। इसी के साथ ही अगर सूडान में फंसे भारतीयों की बात करें तो वहां आधे से ज़्यादा लोग कर्नाटका से ताल्लुक़ रखते हैं और क्योंकि हाल ही में कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए विपक्ष भी इस पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है और सरकार को हर मुमकिन तरीके से घेरा जा रहा है। सूडान में मौजूद भारतीय लोगों को निकालने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है और बहुत से भारतीय अपने देश वापस भी लौट चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी सूडान सिविल वॉर की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।